हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को आगे। और प्रीवियस सेशन में जो अपना लीज मॉडिफिकेशन का जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको कुछ एक आधे क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दिए थे। तो आई होप आप सब ने उनको देखा होगा, और अगर ये आपसे हो पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और नहीं हो पाए हैं तो आइए दोस्तों साथ में मिलकर इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एजुकेशनल मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो करवाना चाहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन इन लीज टर्म के ऊपर है। मतलब जो अपना लीज टर्म का जो रिडक्शन का टॉपिक है उसके ऊपर है, जो स्टडी मटेरियल में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। कहता है देखो, एंटिटी एक्स लेसी जो है ना, enters into an arrangement to lease an office space measuring 2000 square feet for a period of 10 years. Now entity X makes the annual lease payments of INR 1 lakh per annum in arrears. इन अरियर्स, तो इन अरियर्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ईयर एंड के ऊपर आपके लीज रेंटल पे किए जाते हैं। ये इन एडवांस होता तो ईयर बिगिनिंग में हमारे लीज रेंटल पे किए जा रहे हैं। नाउ द लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट जो है उस समय 10% पर एनम रहा है, और एंटिटी एक्स एंटर्स इनटू अ लीज मॉडिफिकेशन एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 6। तो यानी 5 साल हमारे पूरे समाप्त हो जाने के बाद में 6th ईयर से मॉडिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, वेयर बाय द total term of the contract is reduced from 10 to 8 years. So this is the main issue over here. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो मेन बात आपको डील करके चलनी है वो 10 से लेकर 8 साल का आपका अभी लीज टर्म हो चुका है। पहले 10 साल का था, अभी वो 8 साल का हो गया। ठीक है। अब कहता है एनुअल लीज पेमेंट फॉर द स्पेस मेजरिंग 2000 स्क्वायर फीट रिमेन्स अनचेंज्ड। लीज पेमेंट हमारे चेंज नहीं हुए, वो सेम के सेम ही रह गए। एंड द लेसीज का इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 इज 11% पर एनम। तो कहने का मतलब जब आपका यहाँ पे स्कोप रिड्यूस हो रहा है लीज का, क्योंकि 10 से 8 होना टाइम जो है वो आपका क्या हो रहा है दोस्तों, रिड्यूस हो जा रहा है। तो ये एक प्रकार से स्कोप रिडक्शन है। अब इस स्कोप रिडक्शन में होगा ये कि आपकी जो पुरानी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट थी वो उस समय 10% थी, लेकिन जब ये 10 से 8 साल हो गया है तो आपकी जो रिवाइज डिस्काउंट रेट आ रही है वो 11% आ रही है। और अपने को सबको पता है कि अपने को यहाँ पे ना रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट नाउ हाउ एंटिटी एक्स अकाउंट फॉर द चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ द लीज। तो अब इसको अपने को कैसे अकाउंट फॉर करना है, देखिए दोस्तों, इसके लिए अपने को सबसे पहले तो मॉडिफिकेशन के पहले पहले तक का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी काफी सारे क्वेश्चंस कराए जहां पे मैंने आपको फुल प्रेजेंटेशन करवा दिया कि भाई जब मॉडिफिकेशन से पहले का अगर अपन बात करते हैं तो एक तो इनिशियल आरओयू एसेट्स कितने पे आपका रिकॉग्नाइज होगा लीज लायबिलिटी के साथ में, फिर जब तक मॉडिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक आपकी लीज लायबिलिटी कितनी रहती है, और आरओयू एसेट्स के अंदर बैलेंस कितना रहता है, ये अपने को देखना होता है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा इसका शॉर्ट तरीका भी बता देता हूँ, और मैं आपको बताता हूं कि अगर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या हम इस प्रकार का शॉर्टकट जो है वो यूज ले सकते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर अपन वर्किंग नोट लगाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ आरओयू एसेट्स एंड लीज लायबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ आरओयू एसेट्स एंड लीज लायबिलिटी ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। ठीक है ना। तो जब अपन इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे तो हमको आरओयू एसेट्स और लीज लायबिलिटी की कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो कैसे होगी, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जो भी आरओयू एसेट्स है वो आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से आता है। अब यहाँ पे अपने को पता होगा कि जब अपने कैश फ्लो फिक्स होते हैं ना, तो अपने को वो टेबल बना के प्रेजेंट वैल्यू निकालने की दरकार नहीं होती है। तो इस चीज का एडवांटेज अपने को एग्जाम में भी उठाना है, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी टाइम कम होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपीज पर एनम के लीज रेंटल है। अगर हर ईयर के लीज रेंट अलग अलग हुए तब तो देखो कुछ कर नहीं सकते, तब तो अपने को वो टेबल बनानी पड़ेगी, वही एक रास्ता होता है। बट अगर ऐसा कुछ है, क्वेश्चन बड़ा है, मॉडिफिकेशन भी है उसमें और इनिशियल रिकॉग्निशन की भी मेहनत करनी है, तो फिर बाद में आप शॉर्टकट ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर अपने लोग क्या करेंगे, 10% हमारा फैक्टर है, यहाँ पे डिस्काउंट रेट है, और 1 लाख रुपए अपना पेमेंट होता है। तो सीधी बात है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट
तो ये सीधा निकाला जा सकता है कैसे, एन्युटी फैक्टर लेके। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, है ना। तो अपने को क्या करना है कि ये तो अपन फटाफट से कैलसी के अंदर अक्यूमुलेट कर लीजिए फैक्टर्स को। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10 और इसको 10 बार इक्वल्स टू प्रेस कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका ग्रांड टोटल कर लेते हैं GT। तो ये होता है 6.14456, है ना, 6.14456। तो 4 डिजिट तक मैंने ये फैक्टर ले लिए, 4 5 डिजिट तक 5 6 7 आ रहा है ये, चलो ठीक है ना। तो आपको 4 डिजिट तक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसको ज्यादा आगे बढ़ाने का। और 1 लाख रुपए के हमारे लीज रेंटल है। तो अगर अपने लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जितने भी लीज पेमेंट है उनकी सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यू दोस्तों आ जाएगी। तो ये सीधी बात है, ये आपका आ जाता है 61,445 कर लेते हैं इसको, 61,444 और 57। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हो गई। तो अपने को क्या वो बड़ी वाली टेबल बनानी नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये 61,457 का एक स्टेप होगा, स्टेप मार्क आपको यहां पे दिया जाएगा। अब आपने इसको कैलकुलेट कैसे किया है वो आपकी इच्छा है, अगर आप टेबल में कंफर्टेबल हो तो टेबल बना के कर लो, बट क्यों अपन टाइम वेस्ट करेंगे। जब कैश फ्लो फिक्स्ड हो तो एन्युटी फैक्टर जरूर यूज लिया कीजिए, ये मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा दोस्तों, है ना। बाकी अपन कर कैसे भी सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अपना फाइनल जो आंसर है वो सही होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेप का। तो ये एक स्टेप हो गई अपनी ROU एसेट्स और लीज लायबिलिटी दोनों 61,457 पे हम लोग इसको बुक करेंगे। फिर बाद में अपने को वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में लीज लाइबिलिटी का हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं ना दोस्तों। तो लीज लाइबिलिटी का अमोर्टाइजेशन टेबल बनाए बिना भी हम उस दिन का, उस पर्टिकुलर दिन का वैल्यू जो है लीज लाइबिलिटी का कैलकुलेट कर सकते हैं इसी टेक्निक से। तो देखिए लीज लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी बिफोर मॉडिफिकेशन, आपकी जो लीज लाइबिलिटी है वो बिफोर मॉडिफिकेशन कितनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 लाख रुपए का जो आपका लीज पेमेंट है, राइट, और ये आपका 5 साल तक, 5 साल तक आगे बढ़ने वाला है ना। 5 साल के बाद में हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं 6th ईयर बिगिनिंग में, दैट मीन्स 5th ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे क्या करिए दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू जो है एन्युटी फैक्टर एट द रेट 10%, और इसको आप जैसे यहाँ पे आपने इसको फॉर 10 ईयर्स लिया था ना, यहां पे आप इसको 5 ईयर्स तक काउंट करिए, 5 ईयर्स तक आप इसको काउंट करिए। तो देखिए 1 लाख पर आपको 10% का फैक्टर जो लेना है, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 4 5, तो ये होता है 3.7908, 3.7908। अब आप इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सीधी बात है ये अपना बैलेंस हो जाएगा लीज लाइबिलिटी का 5वें साल के एंड में या 6th ईयर के बिगिनिंग में। तो 379,078, 379,078, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वर्किंग नोट। फर्स्ट वर्किंग नोट जहां पे अपन ने ROU एसेट्स और लीज लाइबिलिटी का इनिशियल रिकॉग्निशन किया। सेकेंड वर्किंग नोट में हमने लीज लाइबिलिटी इमीडिएटली बिफोर मॉडिफिकेशन दोस्तों निकाल लिया। अब अपने को क्या करना है, थर्ड वर्किंग नोट में ROU एसेट्स का बैलेंस निकाल लेना है ना। ROU एसेट्स का क्या बैलेंस होगा, ROU एसेट्स मतलब जो भी नाम रहेगा, जैसे ऑफिस स्पेस है इसके अंदर, तो ये जो ऑफिस स्पेस है इसका बैलेंस बिफोर मॉडिफिकेशन, इसका बैलेंस बिफोर मॉडिफिकेशन।
तो इसका बैलेंस जो बिफोर मॉडिफिकेशन आता है वो कितना आएगा सर? सीधी बात है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप इसको डिप्रिशिएट करते चलेंगे। टोटल हमारा जो लीज रिकॉग्नाइज हुआ है 61,4457, 61,4457, इस पे 10 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 5 साल तक ये कितना डेप्रिशिएट हो चुका है ना? तो इसकी जो वैल्यू है वो 61,4457 का जस्ट आधा इतना बैलेंस बच गया अपने पास में, 307,229, 307,229। बस हमको जो चाहिए था वो आ गया। मतलब मॉडिफिकेशन लगाने के पहले, ये जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, वो लगाने के पहले ये सिंपल कैलकुलेशन अपन ने कर ली। अब ये कैलकुलेशन में काफी सारा टाइम बच जाएगा दोस्तों अगर इस प्रकार से करते हैं तो। बाकी वो टेबल बना के करेंगे तो बहुत सारा टाइम अपना वहां पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा। और एफआर का पेपर जो है वो अपने को, वही बात है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है तो पेपर को ध्यान में रखना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आता है। तो जहां पे भी टाइम बच सके हम बचाने की उसको कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा वर्किंग नोट हो गया। और इमीडिएटली बिफोर मॉडिफिकेशन मेरे पास में आरओयू एसेट्स भी है, और मेरे पास में दोस्तों क्या है, आरओयू एसेट्स के अलावा लीज लायबिलिटी का बैलेंस भी मेरे पास में आ गया। अब देखिएगा, आप समझिएगा मेरी बात, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज समझने लायक है वो यही है कि स्कोप रिडक्शन से ऐसे डील कैसे करें सर। ये जो 10 साल से लेकर अभी मेरा 8 साल तक का ये जो पीरियड हो चुका है, इसको अपन कैसे अभी कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, यही बात आपको समझनी है इसके अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे अपने को देखो क्या करना है कि जैसे ही आपका 10 से 8 साल लीज टेन्योर हुआ है ना, तो आपको अपनी लीज लायबिलिटी को रीमेजर करना पड़ेगा, मतलब वापस से उसको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना 8 साल के ऊपर। और अब आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 11% इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट को कंसीडर करते हुए, यानी आपको रिवाइज डिस्काउंट रेट जो है वो कंसीडर करनी है। तो अब पहले जो हमारी रेट थी 10% थी, अब वो रेट कितनी हो गई है, 11% हो गई है। तो देखिए दोस्तों, सीधी बात है, एक तो यहाँ पे रिवाइज्ड लायबिलिटी, लीज की लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, जो कि 10 साल से आपका जो 8 साल का लीज टर्म जो है कैलकुलेट हुआ है, इसकी बेसिस पे आ रही है। तो अब देखिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। यहां पे जो अब नेक्स्ट पार्ट में करने जा रहा हूं, वर्किंग नोट 4 कर लीजिए इसको चाहे, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज लीज लायबिलिटी। तो फिफ्थ ईयर के एंड में या फिर 6th ईयर के बिगिनिंग में हमने कहा है कि मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं। तो सीधी बात है, अब जो लीज पेमेंट होंगे, अब जो हमारे लीज पेमेंट होंगे वो फॉर द ईयर 6, ईयर 7 और ईयर 8, इन 3 साल के लिए ये लीज पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो पेमेंट चेंज नहीं हुए हमारे, पेमेंट वही है 1 लाख, राइट, 1 लाख और 1 लाख। तो इसका मतलब पेमेंट चेंज नहीं हुए, तो फिर से वो एन्युटी वाला अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंस यहाँ पे अपने पास में ये लीज पेमेंट फिर से फिक्स ही हैं, तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर ना लेकर अपन इसका डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी ईयर 6 में अगर अपन असेस कर रहे हैं कि आने वाले 6th, 7th और 8th ईयर तक लीज चलेगी, तो उसका जो पेमेंट है वो कितना इन्वॉल्व है। तो शॉर्टकट तरीके से चलते हैं दोस्तों, ये अपना लॉन्ग कट वाला तो आपको पता ही है कि कैसे होता है। तो इसके अंदर ये वाला देख लीजिए कि ईयर 6, 7, 8 का जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है, तो वो होगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर एट द रेट। अब देखिए दोस्तों, रिवाइज लीज लायबिलिटी निकाल रहे हैं ना अपन, तो ये जो रिवाइज लीज लायबिलिटी निकालेंगे आफ्टर मॉडिफिकेशन निकाली जाती है, और आफ्टर मतलब मॉडिफिकेशन के टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, तो दैट मींस इसके ऊपर अपने को रेट अब कौन सी लेनी है, रेट अब 11% ली जाएगी, ठीक है। और ये 6 to 8 ईयर्स के पीरियड, दैट मींस 3 साल के ड्यूरेशन के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 लाख का अभी फैक्टर बना लीजिए 11% से, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.11, 1, 2, 3, तो 3 ईयर का जीटी करते हैं अपन ग्रॉस टोटल इसके अंदर, तो ये 2.4437 आता है, 2.4437। तो हमारी जो रिवाइज लीज लायबिलिटी होगी वो कितनी हो गई अब यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी जो रिवाइज लीज लायबिलिटी होगी वो हो जाएगी
244,370, 244,370। तो ये आपकी जो रिवाइज लीज लायबिलिटी है वो 11% से आई है। ठीक है, वर्किंग नोट 4 में हमने रिवाइज लीज लायबिलिटी निकाल ली है और यहाँ पर हमने डिस्काउंट रेट को रिवाइज कर दिया क्योंकि मॉडिफिकेशन हुआ है। मॉडिफिकेशन में लीज टर्म जो है वो आपका डिक्रीज हुआ है, स्कोप डिक्रीज हुआ है, और जब भी टर्म के ऊपर इंपैक्ट आता है तो अपने को डिस्काउंट रेट जो है वो देखो बदलनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट रेट बदल कर पता लगा लिया कि अब हमारी जो नई लीज लायबिलिटी होगी वो एक्चुअल में अब मेरे बैलेंस शीट में 244,370 से दिखनी चाहिए। ठीक है, टर्म के बारे में तो हमने पता लगा लिया। चलिए अब एक काम करते हैं, आरओयू एसेट्स के बारे में भी पता लगाएं। अब देखिए वर्किंग नोट नंबर 4 के बाद में वर्किंग नोट नंबर 5, अपना जो राइट ऑफ यूज एसेट्स है, देखिए राइट ऑफ यूज एसेट्स पहले आपने 10 साल के लिए लिया था, अब उसकी टर्म जो है वो कम हो गई है, तो उसकी टर्म जो है अब वो 8 साल रह गई है। तो कहने का मतलब आरओयू एसेट्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो आरओयू एसेट्स है उसका बैलेंस है अभी 307,229। ठीक है, 307,229 ये बैलेंस हमारा कब है? ये बैलेंस हमारा 5th ईयर के एंड में या 6th ईयर के बिगनिंग में। अब सीधी बात है कि ये जो 307,229 है 6th ईयर के बिगनिंग में अगर ये बैलेंस है मेरा, ठीक है ना, तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि इसकी लाइफ जो है वो आगे के पूरे के पूरे 5 साल होगी, 5 ईयर्स होगी, बट मैंने इसकी लाइफ को रिड्यूस करवा दिया। कितना? ईयर 8 तक ही होगा ये, तो अब इसकी लाइफ जो है रिवाइज लाइफ जो है वो 3 ईयर्स होगी। तो इसकी जो ओरिजिनल लाइफ थी वो 5 ईयर्स थी और रिवाइज लाइफ जो है दोस्तों वो इसकी 3 ईयर्स है। तो अब अपने को करना ये है कि जो ये हमारी एसेट्स बनी है दैट इज 307,229, इसकी टोटल लाइफ अभी कितनी है? 5, जिसमें से मैंने 2 साल की लाइफ जो है वो इसकी कम कर दी है ना। इसमें से 2 साल की लाइफ मैंने कम कर दी है, तो इतना मुझे आरओयू एसेट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। 2 साल जितना मुझे आरओयू एसेट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, कि मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 इसलिए किया है बिकॉज आरओयू एसेट्स का जो भी बैलेंस है वो मैं 5 साल के ऊपर उसको अमोर्टाइज कर रहा था, मतलब डेप्रिशिएट कर रहा था। तो ये 5 ईयर्स इसकी लाइफ हो गई। अब सीधी बात है, अब इसकी जो बची हुई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची है हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट की नए मॉडिफिकेशन टर्म्स के हिसाब से, वो बची है 3 साल। तो मुझे 2 साल उसमें से रिड्यूस करने पड़ेंगे ना। तो आरओयू एसेट्स को मुझे एक प्रकार से इतना जो है वो गिराना है। आप इसको वैसे परसेंटेज, एक परसेंटेज वाला किया था ना अपन ने, 50-50% रिडक्शन हुआ था। 2500 स्क्वायर फीट अपना कुछ हो गया था उस क्वेश्चन के अंदर एरिया, जो पहले 5000 स्क्वायर फीट का था। तो आपने कहा सर 50% स्कोप रिडक्शन हो गया। 5000 स्क्वायर फीट का लीज था जो 2500 का हो गया, तो इफेक्टिवली 50% हो गया। तो यहां पे भी आप ऐसे ही देख लीजिए, एक प्रकार से ये परसेंटेज निकाल लीजिए। 2/5 क्या है? 2/5 जो है दोस्तों 40% है, यानी एक प्रकार से 40% आपका एसेट्स जो है दोस्तों वो क्या हो गया है, यहां पर कम हो गया। 40% एसेट्स मेरा क्या हो गया दोस्तों? कम हो गया। अब मेरी बात को देखिए बहुत बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं आरओयू एसेट्स का बैलेंस निकालता हूं दैट इज 307,229 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये अपना हो जाता है रिडक्शन। आरओयू एसेट्स में जो रिडक्शन रिक्वायर्ड है वो है 122,891 और 1 को राउंड ऑफ करके 2 कर देते हैं। चलिए, तो मतलब मुझे अपने आरओयू एसेट्स को 1,22,892 रुपए से कम करना पड़ेगा। इतने अमाउंट से मुझे आरओयू एसेट्स को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसको चाहे आप ऐसे कह दीजिए, अपने आरओयू एसेट्स को आप 40% से कम कर लीजिए। हम अपने आरओयू एसेट्स को क्या कर लेंगे? 40% से यहां पे कम कर लेंगे। ठीक है, तो क्या सर हमको अपनी लीज लाइबिलिटी भी 40% से कम करनी पड़ेगी क्या? देखिए दोस्तों, लीज लाइबिलिटी 40% से कम करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी इसका तो अपने को पता चल जाएगा, लेकिन आरओयू एसेट्स का तो अपने को कंफर्म मालूम पड़ गया कि जितना भी हमारा राइट ऑफ यूज एसेट्स है, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स अपना बाकी के समय पर चलता रहता था, ये बाकी के समय हम इसको डिप्रिशिएट करते 5th ईयर तक, बट अब इसकी लाइफ 8 साल हो गई है, तो 2 साल इसका स्कोप रिडक्शन हो गया है। तो आरओयू एसेट्स में तो अपने को इतना अमाउंट जो है वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हमारे
लीज लाइबिलिटी में हमको कितना रिडक्शन करना चाहिए, हमें हमारी लीज लाइबिलिटी में कितना रिडक्शन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है कि जब अपन लीज लाइबिलिटी के रिडक्शन की बात करेंगे, तो देखिए दोस्तों, अगर लीज लाइबिलिटी की बात करें तो हमारी जो लीज लाइबिलिटी अभी आ रही है वो है बिफोर मॉडिफिकेशन, हमने कैलकुलेट किया था 379078, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट 6 में हम कैलकुलेट करेंगे रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी, जैसे कि हमने यहाँ पे आरओयू एसेट्स का रिडक्शन कैलकुलेट किया, वैसे ही हम लोग यहाँ पे रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, कितना रिड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो लीज लाइबिलिटी है बिफोर मॉडिफिकेशन, वो है 379078। तो करना क्या है सर, ये तो बहुत इजी है, 379078 का 40% रिड्यूस कर दीजिए, हो गया काम अपना, है ना। 379078 का 40% रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि आरओयू एसेट्स आपका 40% रिड्यूस हो गया, तो लीज लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 40% रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर दोस्तों आपने यहाँ पे इसका 40% रिड्यूस कर दिया तो समझ लीजिए कि बस वहीं पे गलती हो जाएगी। दिस इज नॉट करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगी। और ऐसा क्यों सर, क्योंकि ऐसा तो हमने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में किया था ना, जहां पे ऑफिस स्पेस आपका कुछ 5000 स्क्वायर फीट का है, ऑफिस स्पेस बिफोर मॉडिफिकेशन एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन 5000 स्क्वायर फीट का था, बाद में वो कुछ 2500 स्क्वायर फीट का हो गया। ऐसा क्वेश्चन हमने स्टडी मटेरियल से किया था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 50% आपका एसेट्स का जो स्केल है, एसेट्स का जो कंजम्पशन, आपका जो मतलब जो भी आपको अलाउ किया गया था एरिया, स्क्वायर फीट एरिया, वो 50% से रिड्यूस हुआ है। तो उसमें एसेट्स का एरिया 50% से रिड्यूस हुआ था, तो आपने 50% लीज लाइबिलिटी को भी रिड्यूस कर दिया। हाउएवर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपके पास में 2000 स्क्वायर फीट की जगह है, और ये 2000 स्क्वायर फीट की जगह बिफोर मॉडिफिकेशन भी उतनी ही है, और आफ्टर मॉडिफिकेशन भी ये स्क्वायर फीट जगह उतनी ही है आपके पास में। तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो एक प्रकार से रिडक्शन जो है वो एसेट्स की साइज में नहीं हुआ है ना, एसेट्स की साइज में नहीं हुआ। एसेट्स आपके पास में क्या हुआ है दोस्तों, वही 2000 स्क्वायर फीट का पहले भी है और 2000 स्क्वायर फीट का अभी भी है। तो यहाँ पे अपने लोग ऐसे ये 50% वाली थियरी नहीं लगा सकते। अगर ये लगाया तो ये गलत प्रेजेंटेशन होगा, इसकी गलत अकाउंटिंग हो जाएगी। तो फिर बाद में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 40% यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो सर फिर दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको वैल्यू वाइज जाना पड़ेगा, मतलब आपको सीधा हिसाब किताब लगाना है कि लीज लाइबिलिटी की वैल्यू जो आपको रिड्यूस करनी है उस वैल्यू पे फोकस कर कर कैलकुलेट करिए। तो देखिए सीधी बात है, आप एक बार न्यू लीज लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर चुके हो, रिवाइज लीज लाइबिलिटी जो आपको पे करनी है 11% से। तो आपने 11% में आपने यहाँ पे तो कर दिया डिस्काउंट रेट को रिवाइज्ड, यहाँ पे आपने डिस्काउंट रेट रिवाइज कर दिया है ना, क्योंकि जब हमारा मॉडिफिकेशन होता है तो हम हमारे डिस्काउंट रेट को बदल देते हैं। तो अब एक काम करिए, आप एक बार मॉडिफिकेशन को भूल जाइए और पुराना ही कॉन्ट्रैक्ट चलने दीजिए, पुराना ही कॉन्ट्रैक्ट चलने दीजिए, ठीक है। और ये जो आपके आने वाले 3 साल हैं, मतलब ईयर 6 के बाद में छठा पूरा साल, 7वां साल और 8वां साल, ठीक है, 6th ईयर, 7th ईयर और 8th ईयर, यानी इन ईयर्स में आपको ये जो 1 लाख रुपए देने हैं, है ना। तो अगर आप डिस्काउंट रेट नहीं बदलते, ओरिजिनल ही कॉन्ट्रैक्ट रहता आपका, सिर्फ आपकी लीज टर्म जो है वो कम हो गई, 8 साल की हो गई, और आप डिस्काउंट रेट बिल्कुल नहीं बदलते, तो बताइए दोस्तों आपकी लीज लायबिलिटी कितनी आती। तो सर सीधी बात है, 1 लाख रुपए अगर इसकी डिस्काउंट रेट नहीं बदली जाती है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर लीजिए आप कौन से परसेंट से, 10% से, और 6 to 8 ईयर्स, दैट इज 3 ईयर्स का यहाँ पे अपने को फैक्टर लेना है। तो देख लीजिए कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 इक्वल्स टू 3 टाइम्स एन जी टी, दैट इज 2.4869, 2.4869। तो ये हो गया अपना 248,690, 2,48,690। ये वो लीज लाइबिलिटी है
जो आती है हमारी विदाउट कंसिडरिंग द रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट, विदाउट कंसिडरिंग द रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट, ये मेरी वो लीज लायबिलिटी आती है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना कि यहां पे एक्चुअल में अपने को करना क्या पड़ेगा। तो लीज लायबिलिटी मॉडिफिकेशन के जस्ट पहले मेरे बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है 379078, इतने अमाउंट से ये लायबिलिटी मेरे बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है। और मुझे क्या करना है दोस्तों, सीधी बात है, एक्चुअल में देखा जाए तो अगर यहां पर ये मेरा स्कोप रिडक्शन की जो अपन बात कर रहे हैं, तो स्कोप रिडक्शन में जो 1-1 लाख रुपए का मुझे पेमेंट करना होता और मैं पुरानी वाली डिस्काउंट रेट ही यूज करता, यहाँ पे 10% वाली डिस्काउंट रेट यूज करता, तो मेरी लीज लायबिलिटी जो है वो कितनी आ रही है 248,690। इसका मतलब मुझे इतना ही पैसा देना है ना। आप देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल शब्दों में समझिए, कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन वगैरह सब कुछ हटा दीजिए, डिस्काउंट रेट को भी भूल जाइए, सिर्फ फोकस करिए कि आपको स्टैंडिंग ऑन ईयर 6 बिगिनिंग आपको अमाउंट पे कितना करना है, सामने वाले लेसर को अमाउंट पे कितना करना है। आप कहेंगे सर मेरे को आगे के 3 सालों में 1-1 लाख रुपए पे करने हैं और मेरी डिस्काउंट रेट जो है वो 10% है। अभी डिस्काउंट रेट बदल क्यों नहीं रहे? क्योंकि मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर नहीं रहा, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं, इसकी वजह से मैं नहीं बदल रहा। ठीक है, तो ये 10% से ये मेरी लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब अब मुझे इतना ही देना है ना, आई डोंट हैव टू पे 3,79,078 रुपीज, बट आई हैव टू पे ओनली 248,690। यही बात हो गई। तो बस अपने आप ही आंसर आ गया दोस्तों कि लीज लायबिलिटी बिफोर मॉडिफिकेशन 379,078। ठीक है, तो ये हमारी पूरे 10 इयर्स की लीज लायबिलिटी आ रही है। एंड लीज लायबिलिटी, राइट, लीज लायबिलिटी आफ्टर considering revised lease term, क्योंकि मुझे जितना पेमेंट करना है उतने टर्म को मैं फोकस कर रहा हूं, बट एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट, ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। तो ये हमारी आ रही है 248,690, 248,690। अब देखिए इनका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है कि ये जो मेरी लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी को घटाकर मुझे यहां तक लेके आ जाना है ना। सिंपल है कि नहीं है दोस्तों? यहां पे कोई भी चीज टेक्निकल नहीं हो रही है, बहुत ही सिंपल शब्दों में बात करें तो जो 3 लाख रुपीज वाली लायबिलिटी है, अब ये कोई काम की नहीं रही है, क्योंकि लीज टर्म थोड़ा कम हो गया। कितना कम हो गया? 2 साल से कम हो गया, 10 की बजाय 8 साल हो गया। तो आपको देना कितना है? आपको देना है 248,690। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सीधी बात है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी लीज लायबिलिटी कितने से रिड्यूस हो जानी चाहिए? आप कहेंगे सर जी ये हो जानी चाहिए 379,078 माइनस 248,690, तो ये हो गया 130,388, 130,388। इसको हम कहते हैं लीज लायबिलिटी नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, लीज लायबिलिटी नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अब ये जो आ रहा है लीज लायबिलिटी नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, व्हाट इज 130,388, तो अपने को पता चल गया कि मुझे इतने से तो मेरी लायबिलिटी कम करनी है और इतने से मुझे मेरी एसेट्स कम करनी है। दोनों नंबर्स मेरे पास में आ गए। एसेट्स को कितने से कम करना है? 122,892 से कम करना है। लीज लायबिलिटी को 130,388 से कम करना है। तो जो मेरा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेट्स कितना कम हुआ, लायबिलिटी कितना कम हुआ, और दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? गेन या लॉस ऑन मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी दोनों की? देखिए, अगर आपको एसेट्स कम करना है तो आप एंट्री पास करेंगे ROU ऑफिस स्पेस, और आपको अपनी लीज लायबिलिटी कम करनी है तो आप एंट्री पास करेंगे लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, है ना। मतलब लीज लायबिलिटी के बैलेंसेस को कम करेंगे ओवरऑल। कितने से? लीज लायबिलिटी का बैलेंस आपको कितने से कम करना है? 130,388 से कम करना है। जबकि ROU ऑफिस स्पेस को कितने से कम करना है? देखिए हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 122,892 से कम करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 122,892 कर दिया मैंने कम। बट सर ये तो टैली नहीं हो रहे। मैंने आपको बताया भी था दोस्तों
कि जब इस प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है तो ऐसे मॉडिफिकेशन में दोनों एक सेम साइज के अंदर बढ़े घटे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लीज लाइबिलिटी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट नंबर, आरओयू एसेट्स इज अ डिफरेंट नंबर। तो आपने दोनों को कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में विद रिगार्ड्स टू कॉन्ट्रैक्ट आपने बिल्कुल सही तरीके से इंटरप्रेट करते हुए रिड्यूस कर दिया। ऑफिस स्पेस को आपने कैसे रिड्यूस किया कि बचे हुए 5 साल में वो सिर्फ और सिर्फ अब आगे आने वाले 3 साल तक काम करेगा, 2 साल काम नहीं करेगा, तो 2 साल का मैंने रिडक्शन लगा दिया यहां पे 122,892 का ऑफिस स्पेस में रिडक्शन लगा दिया। और लीज लाइबिलिटी की बात करें तो मुझे 379,078 नहीं देना, बल्कि कितना देना है, 248,690 ही देना है, 248,690 ही देना है। बट सर आपने एक बार पहले बताया था कि ये जो लीज लाइबिलिटी है इसको तो डिस्काउंट रेट जो है इसकी नई वाली लेते हैं अपन, 11% वाली लेंगे, तो ये आपने ओरिजिनल कैसे ले ली? तो देखिए दोस्तों, वो जो 11% वाले डिस्काउंट रेट लेते हैं ना अपन, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, वो भी आएगा इसके अंदर। ये वाला स्टेप समझ जाइए एक बार के लिए। 130,388 से ये रिड्यूस हो गया है और ऑफिस स्पेस 122,890 से रिड्यूस हो गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्रेडिट साइड में कुछ कम पड़ रहा है, उसको अपन कहेंगे गेन ऑन मॉडिफिकेशन। गेन ऑन मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन से गेन हो गया कैसे? 130,388 माइनस 122,892, ये गेन होता है कुछ 7,496 रुपीज का, 7,496 रुपीज का ये गेन होता है। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये तो चलो आपको बात समझ में आ गई। अब मैं दो चीज आपके सामने रखता हूं। ईयर 6 पे लाइबिलिटी की वैल्यू, कौन सी लाइबिलिटी? लीज लाइबिलिटी की वैल्यू एट 10% का डिस्काउंट रेट और लीज लाइबिलिटी की वैल्यू एट 11% की डिस्काउंट रेट, दोनों में अलग अलग आ रही है ना। 10% पे देखिए कितनी आ रही है ये, 10% पे आ रही है 248,690, है ना, 248,690। तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार, 248,690। और 11% पे दोस्तों ये वैल्यू आ रही है जो हमने पहले ही निकाल ली थी, रीमेजरमेंट किया हमने रिवाइज डिस्काउंट रेट पर, और 11% पे ये वैल्यू है, कहाँ गया वो वर्किंग नोट, ये रहा, 244,370, 244,370। तो आप यही कहेंगे सर कि ये 11% वाली लाइबिलिटी फाइनल है ना, क्योंकि डिस्काउंट रेट तो चेंज हो चुकी है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, डिस्काउंट रेट चेंज हो चुकी है, और डिस्काउंट रेट जब दोस्तों चेंज हो चुकी है तो अब आप समझिएगा जरा यहां पे इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ है। 248,690 माइनस 244,370, ये डिफरेंस आ रहा है 4,320 रुपीज का। क्योंकि अब देखिए आपकी थोड़ी डिस्काउंटिंग हायर साइड में हुई है, 11% पे हुई है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई आपकी, थोड़ी कम आ गई। तो अब ये 4,320 रुपीज का जो लीज लाइबिलिटी में डिफरेंस है, डिफरेंस इन लीज लाइबिलिटी ड्यू टू चेंज इन incremental borrowing rate of lessee from 10% to 11%, from 10% to 11%, ये सारी चीज अपन ने निकाल ली। डिफरेंस इन लीज लाइबिलिटी ड्यू टू चेंज इन इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट ऑफ लेसी फ्रॉम 10% टू 11%। तो अब मेरी बात को दोस्तों अब बहुत बहुत ध्यान से समझना, जितने वेरिएबल्स इकट्ठे कर सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर हमने इकट्ठे कर लिए, अलग अलग वर्किंग नोट बना के हमने सारे वेरिएबल्स यहाँ पे पता लगा लिए। अब हमको इस क्वेश्चन को समराइज करते हुए कंक्लूड करना है कि एग्जैक्टली मॉडिफिकेशन के बाद में होगा क्या। बहुत सारे वर्किंग नोट बना लिए। अब इनकी समरी बनाने के पहले दोस्तों एक बार मैं आपको यहाँ पर वापस मॉड्यूल पे लेके आना चाहूंगा, और मॉड्यूल में आइए और दोस्तों यहाँ पे आप पता लगाइए, देखिए कहाँ गया अपना वो वाला एरिया।
हाँ जी, देखिए दोस्तों, ये वाला जो चार्ट था अपन ने किया था ना, तो मैंने आपको कहा था कि अगर लीज टर्म हमारा डिक्रीज हो रहा है तो इसका एक एजुकेशनल मटेरियल पे क्वेश्चन करेंगे अपन। इसमें इन्होंने क्या गाइडेंस दिया कि आप डी रिकॉग्नाइज करो अपनी ओल्ड लीज को और ओल्ड आरओयू एसेट्स को, मतलब लीज लाइबिलिटी के साथ में। तो रिफ्लेक्ट द पार्शियल और फुल टर्मिनेशन, मतलब अगर पार्शियल टर्मिनेशन हुआ है तो उसमें पार्शियल टर्मिनेशन डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, फुल हुआ है तो फुल हो जाएगा। और प्रॉफिट लॉस में आपको गेन वगैरह लॉस वगैरह जो है वो भी आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो अब यहां पर इस चीज का असली मायने में जो एप्लीकेशन होगा वो आपको इसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर सारे वो वेरिएबल्स हैं जो जो अपने को चाहिए। तो यहां पे लीज लाइबिलिटी, आरओयू एसेट्स जो हमने इनिशियली रिकॉग्नाइज किए थे, उनका देखो बैलेंस मैं एक बार यहाँ पे पिकअप कर लेता हूं ताकि लास्ट में समरी बन जाए हर चीज की। तो लीज लाइबिलिटी और आरओयू एसेट्स का बैलेंस है 614457, 614457। ठीक है, इनिशियल रिकग्निशन ये हुआ था। तो ये हो गया था हमारा इनिशियल रिकग्निशन। अब जितने भी एडजस्टमेंट्स हमने इन नंबर्स में किए हैं वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हमको यहाँ पे लिख देने हैं। अपने को अपने आप पता चल जाएगा कि क्या क्या इन सब में चेंजेस हो रहा है। इनिशियल रिकग्निशन के बाद में मैंने आरओयू एसेट्स को रिड्यूस किया। क्यों रिड्यूस किया? क्योंकि लीज टर्म घटने की वजह से आरओयू एसेट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो ड्यू टू रिडक्शन इन लीज टर्म, आरओयू एसेट्स डिक्रीज्ड बाई कितने से हुआ? 122,892, 122,892। आरओयू एसेट्स डिक्रीज हुआ है 122,892, यानी लीज टर्म के सिर्फ डिक्रीज होने से, डिस्काउंट रेट की बात नहीं चल रही, डिस्काउंट रेट हम ओरिजिनल ही यूज ले रहे हैं अभी तक, डिस्काउंट रेट बाद में अपन चेंज करेंगे। यानी एट द रेट ऑफ 10% पे हमारी आरओयू एसेट्स कितनी गिर गई है और लीज लाइबिलिटी कितनी गिर गई है। तो यहां पे दूसरा होता है, सेम कॉपी कर देते हैं इस चीज को, यहां पे मैं लिख देता हूं ड्यू टू रिडक्शन इन लीज टर्म, लीज लाइबिलिटी डिक्रीज्ड बाय, सिर्फ लीज टर्म के कम होने से, है ना, डिस्काउंट रेट चेंज होने से नहीं, लीज टर्म के कम होने से लीज लाइबिलिटी कितनी रिड्यूस हो गई है दोस्तों। ठीक है, ये कंक्लूजन करने के बाद में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो ये कंक्लूजन जैसे ही अपना पूरा होता है आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए, लीज लाइबिलिटी हमारी सिर्फ और सिर्फ लीज टर्म कम कम होने से, वी आर नॉट चेंजिंग डिस्काउंट रेट, केवल लीज टर्म कम होने से कितनी लीज लाइबिलिटी कम होगी? तो ये रही 130,388, केवल लीज टर्म कम होने से ये लाइबिलिटी कम होगी। तो 130,388 ये लीजिए, यहां पे मैं लिख देता हूं 130,388। फिर यहां पे मैं कहता हूं गेन ऑन मॉडिफिकेशन रिकॉर्डेड, गेन ऑन मॉडिफिकेशन रिकॉर्डेड, ये अपने को एग्जाम में नहीं करना, बट ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये वाला स्टेटमेंट बना रहा हूं। तो गेन ऑन मॉडिफिकेशन कितना होगा अपना? गेन ऑन मॉडिफिकेशन के लिए अलग कॉलम बना दिया मैंने, और टोटल मेरा जो गेन ऑन मॉडिफिकेशन होगा वो इस एंट्री से आया था 7496, 7496। ठीक है ना।
तो गेन ऑन मॉडिफिकेशन रिकॉर्ड हो गया ये करने के बाद में। अब देखिए लीज टर्म हमने रिड्यूस कर दिया, बहुत अच्छी बात है, गेन ऑन मॉडिफिकेशन रिकॉर्ड कर दिया, यहां तक भी ठीक है सर। बट हमें तो सर डिस्काउंट रेट भी तो चेंज करनी है, राइट? हमें 10 से डिस्काउंट रेट क्या करनी है, 11%। तो 10% पे लाइबिलिटी जो है वो आ रही है 248, जबकि 11% पे लाइबिलिटी क्या आ रही है 244। इसका मतलब आपको लाइबिलिटी को और रिड्यूस करना है, 4320 से आपको लाइबिलिटी को और रिड्यूस करना है। तो अब मैं इसको कहूंगा डिक्रीज इन लाइबिलिटी ड्यू टू चेंज इन डिस्काउंट रेट। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, बस यही क्रक्स है। डिक्रीज इन लीज लाइबिलिटी ड्यू टू चेंज इन डिस्काउंट रेट। तो लीज लाइबिलिटी जब आपकी चेंज हो रही है 4320 से, 4320 से ये लीज लाइबिलिटी आपकी चेंज हो रही है, तो बताइए दोस्तों ये 4320 से जो ऑफसेट इंपैक्ट होगा वो किसको जाएगा? क्या वो भी हम प्रॉफिट लॉस में बुक करें? स्टैंडर्ड कहता है नहीं, आपको गेन ऑन मॉडिफिकेशन जो रिकॉर्ड करना है वो सिर्फ प्योर एंड प्योर लीज टर्म के रिडक्शन पे होगा, रादर देन डिस्काउंट रेट की चेंज की वजह से। क्योंकि डिस्काउंट रेट की चेंज की वजह से जो भी आपकी लीज लाइबिलिटी चेंज हो रही है दैट विल बी एडजस्टमेंट टू ROU एसेट्स, यानी आपकी 10% से 11% आपकी जो लीज लाइबिलिटी जो है वो 11% पे डिस्काउंट हो रही है। तो जिस समय ये मॉडिफिकेशन हुआ है उस समय आपकी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 11% चल रही है, तो आपका नया ROU एसेट्स का वैल्यूएशन भी वैसे ही होना चाहिए 11% के बेसिस पे। तो अभी जितनी लीज लाइबिलिटी में चेंज हुआ है इधर प्लस साइड और माइनस साइड, आपको इससे क्या करना है दोस्तों, सीधी बात है, यहां पर आपको इसका ऑफसेट इंपैक्ट ROU एसेट्स में देना है। तो आपको 4320 से अपनी ROU एसेट्स को भी क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। तो इसको मैं कहूंगा डिक्रीज इन ROU एसेट्स। इसको P&L में कभी भी मत डाल देना, क्योंकि दोस्तों अगर इसको P&L में डाल दिया है ना, इसको प्रॉफिट लॉस में डाल दिया, और ये मैं आपको यहां पे बता सकता था कि 379078 को यदि आपने कंपेयर किससे कर दिया, न्यू वाली लाइबिलिटी से। न्यू वाली लाइबिलिटी कौन सी है, ये देखिए 244370, यानी अगर आपने यहां पर 244370 लिख दिया ना, तो आपका अपने आप ही गेन लॉस जो है वो अकॉर्डिंगली निकल जाएगा, लीज लाइबिलिटी इतने से रिड्यूस हो जाएगी। बट ये हो जाएगा गलत दोस्तों, बिकॉज 244370 जो रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट है उसके बेसिस पे ये वैल्यूएशन आया है, जबकि ये वैल्यूएशन कैसे आया है, ये वैल्यूएशन आया है आपके ओरिजिनल डिस्काउंट रेट पे। तो ओरिजिनल डिस्काउंट रेट तक ही मॉडिफिकेशन हो पाएगा, पुरानी मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट का जो भी परिवर्तन है वही तो मॉडिफिकेशन का गेन या लॉस है ना। जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो आपको प्योरली नए तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, नए तरीके से बुक्स के अंदर इंकॉर्पोरेट करना है। तो अभी अपना जो नया कॉन्ट्रैक्ट वो क्या है, डिक्रीज इन ROU एसेट्स जो है वो 4320 मैंने बुक कर दिया, और डिक्रीज इन लायबिलिटी 4320 बुक कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ROU एसेट्स। दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली चेंज इन रेट, दैट इज 10 to 11। आपको पता है जब हायर डिस्काउंट रेट होती है तो प्रेजेंट वैल्यू कम आती है, तो लीज लायबिलिटी हमारी 4320 से और रिड्यूस हो गई दोस्तों, और ये अपना क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना यहां पे हो जाता है खत्म। तो अब यहां पे आपको जो बात समझनी है वो ये है कि कहां कहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना, अपने को ध्यान कहां पे रखना चाहिए कि ताकि गलती ना हो। ये वाला स्टेप, ये क्रूशियल स्टेप है सबसे ज्यादा, जहां पे आप अपनी लीज लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो। तो आपको लीज लायबिलिटी आफ्टर कंसिडरिंग रिवाइज्ड लीज टर्म बट एट द रेट ऑफ ओरिजिनल डिस्काउंट रेट, लीज लायबिलिटी नीड्स टू बी रिड्यूस कितना आएगा 130388। अगर आपने 244 ले लिया तो दोस्तों गलत हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार वापस से समराइज करता हूं दोस्तों मैं, काफी सारे स्टेप्स हो गए इसके अंदर। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें ROU एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन कर लिया 614457 के ऊपर। लीज लायबिलिटी बिफोर मॉडिफिकेशन जो आ रही है वो टेबल बनाकर या शॉर्टकट से कैसे भी लेके आइए, 379078 ये नंबर आ रहा है। फिर वर्किंग नोट 3 में मैंने ROU एसेट्स को कितना मुझे रिड्यूस करना है
उसका बैलेंस देखना पड़ेगा मेरे को। तो पहले 5 साल तक ये ऑलरेडी कुछ डेप्रिशिएट हो चुका है, तो 307229 को अब मुझे क्या करना है दोस्तों, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कितना रिड्यूस करूंगा, सीधी बात है 307229 को अगर मैं रिड्यूस करूं तो सीधी बात है ये 5 साल का है, मतलब ये मेरा 5 ईयर इज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, दिस इज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और 2 ईयर इज रिडक्शन इन लीज टर्म, है ना, ये मेरा रिडक्शन इन लीज टर्म। तो इतना मुझे अपना आरओयू एसेट्स को कम कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी जो रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट होगी, रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी आपको आगे आने वाले ईयर्स में कितना अमाउंट पे करना है ना, और ये आपको 11% से पे करना है, इसलिए आपको रिवाइज्ड रेट लगाकर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 244370 आ रहा है ये, तो ये जो 244370 आ रहा है ये रिवाइज डिस्काउंट रेट पे है। तो कल को आप जब ये कैलकुलेशन करें, है ना, अपनी लीज लाइबिलिटी के रिडक्शन का, तो यहां पर 244370 ना ले लीजिएगा, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ताकि गेन लॉस जो है मॉडिफिकेशन पे सिर्फ उतना ही आए जो सिर्फ और सिर्फ लीज टर्म के चेंज होने से आ रहा है, रादर देन डिस्काउंट रेट के चेंज होने से, है ना। तो इसको मैं कंक्लूजन में यहां पे लास्ट में लिखवा भी देता हूं, आपको नोट कर लीजिएगा, गेन और लॉस ऑन मॉडिफिकेशन gain or loss on modification should be calculated only on the balance of lease liability at its original discount rate, but considering the revised lease term, the revised lease term। तो जो भी मेरी रिवाइज लीज टर्म होगी उसको कंसीडर करूंगा मैं, और उसके बेसिस पर डिस्काउंट रेट मेरी ओरिजिनल ही रखूंगा, ठीक है। फिर जो भी गेन लॉस आएगा उसको प्रॉफिट लॉस में बुक किया जाएगा, बट ऐसा करने से आपकी लाइबिलिटी तो भी फाइनल नहीं होगी। तो अभी देखो बैलेंस शीट के मैं फिर से अब एक्सट्रैक्ट्स बना देता हूं। ये सारा काम होने के बाद में बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स किस प्रकार बनेंगे, तो देखिए दोस्तों, हमारी बैलेंस शीट में मॉडिफिकेशन के बाद ये ईयर 6 की बैलेंस शीट बन रही है, ईयर 6 ओपनिंग। आप कहेंगे आरओयू एसेट सर हमारा कितना हो चुका है अभी, तो ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे ईयर 6 की बैलेंस शीट बनाने के लिए अपने को जो नंबर्स में जो हमने एडजस्टमेंट किया है उसका इफेक्ट देना है। तो ये लीज के तो सारे एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, अप टू ईयर 6 वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे पोस्ट होना बाकी रह गया। तो इनिशियल रिकग्निशन के बाद में आपको ये नंबर्स को 6th ईयर के बिगनिंग तक भी तो पहुंचाना है। तो 6th ईयर के बिगनिंग तक इनके जो भी बैलेंसेज होते हैं वो देख लीजिए, जरा एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ जी, तो लीज लाइबिलिटी का इनिशियल रिकग्निशन आपका 614457 पे हुआ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड से एसीएम बेसिस पर लीज लाइबिलिटी का बैलेंस ऑन ईयर 6 बिगनिंग, और आरओयू एसेट्स का बैलेंस वही ईयर 6 बिगनिंग पे। तो आरओयू एसेट्स का बैलेंस हम ईयर 6 बिगनिंग पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेप्रिशिएट करते 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 आरओयू एसेट जो है वो कम हो गया है। तो इसका जो बैलेंस आ रहा है 307229 आ रहा है, 307229। तो बचा हुआ डेप्रिशिएशन लग गया होगा, और यहां पर इसका जो बैलेंस आ रहा है लीज लाइबिलिटी का ईयर 6 बिगनिंग में, वो हमने निकाल लिया था, वो कितना है 379078, 379078।
क्योंकि ईयर 1 से लेकर 5 तक आपका इंटरेस्ट लीज लायबिलिटी में जोड़ा जाएगा, रीपेमेंट्स माइनस किए जाएंगे, तो वो सारी टेबल बनेगी ना। तो वो सारा काम करने की दरकार नहीं है, अपने को मालूम है कि ईयर 6 में ये बैलेंस कितना है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो ROU एसेट्स का बैलेंस जो है वो है 307229 और लीज लाइबिलिटी का ACM बैलेंस जो है दैट इज अमोर्टाइज कॉस्ट बेसिस पे जो बैलेंस है वो है 379078। ठीक है, अब क्या करिए, लीज के एडजस्टमेंट जितने भी हुए हैं, मतलब मॉडिफिकेशन के जो भी एडजस्टमेंट हुए हैं वो आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, तो इनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। एक प्रकार से मैंने ये लेजर बना दिया इनका स्टेटमेंट फॉर्मेट में, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों को बैलेंस शीट में रिपोर्ट करना है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा देखिए, 379078 माइनस करेंगे लीज रिडक्शन 130388 और माइनस करेंगे लीज रिडक्शन 4320। ये हमारा 244371 आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 244371। लीज लाइबिलिटी का बैलेंस है ये 244371। हमारी ईयर 6 की ओपनिंग बैलेंस शीट में अब ये नंबर जा रहा है ना। ROU एसेट्स कितना आ रहा है, जरा ये भी देख लो। ROU एसेट्स आ रहा है 307229 माइनस 122892 और माइनस 4320। ROU एसेट्स का बैलेंस सर जी आ रहा है 180017 180017। तो ये लिख दीजिए 180017। अब बताइए दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है इसके एक एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कि सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं, बट फिर भी यदि कोई डाउट रह गया हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। बताइए यहाँ पे ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ली है और ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे वापस, जो कि देखिए क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 244371। यानी मेरी आज लीज लाइबिलिटी बैलेंस शीट में कितनी दिख रही है 244371, जो कि वही लीज लाइबिलिटी है जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं दोस्तों वर्किंग नोट में एकदम शॉर्टकट तरीके से। ये देखिए ये वाली वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज लीज लाइबिलिटी। यानी मुझे अब अल्टीमेटली इतना ही अमाउंट लेसर को पे करना है पीवी टर्म्स के अंदर एट द रेट ऑफ 11%। तो यही लाइबिलिटी फाइनल मेरी बैलेंस शीट में शो होनी चाहिए, जो कि हो रही है। और ROU एसेट्स की अगर बात करें सर जी, तो ये रहा मेरा ROU एसेट्स। कहाँ गया ROU एसेट्स, कहाँ गया भैया, ये रहा। देखिए ROU एसेट्स मुझे 122,892 से रिड्यूस करना है। तो सीधी बात है, जब मेरा ROU एसेट्स 307229 पर बैलेंस हो रहा है, तो अगर मैं इसको 122,892 से रिड्यूस करूंगा तो क्या बैलेंस होगा। बट साथ ही साथ में आपको इसके साथ में एक रिडक्शन और करना है, जो कि डिस्काउंट रेट की वजह से आ रहा है, डिस्काउंट रेट चेंज होने की वजह से आ रहा है, विच इज 4320 का भी आपको रिडक्शन करना है। तो आपका ROU एसेट्स का भी बैलेंस यहाँ पे निकल जाएगा, फाइनल ROU एसेट्स का बैलेंस निकल जाएगा, है ना। तो दिस वाज द एंटायर एक्सप्लेनेशन। इसको भी वर्किंग नोट लिख लीजिए, आपने जो भी कैलकुलेशन करी है सबका वर्किंग नोट बना दीजिए और एक शॉर्ट टाइटल दे दीजिएगा, ताकि स्टेप में कहीं पे भी नंबर मिस नहीं हो जाए। तो यहाँ पे मॉड्यूल वालों ने भी दोस्तों यही कर रखा है, ये 11% से लाइबिलिटी आपकी आ गई है आपकी 244371 की। तो यहाँ पर इन्होंने, तो ROU एसेट्स का जो रिडक्शन हुआ है इनका 1222891 हुआ है, यही हमारा था। लीज लाइबिलिटी में 130394 का रिडक्शन है। तो ये हमारे फाइनल नंबर्स हैं जो अपने को मैच करवाने। एज फार एज जर्नल एंट्रीज आर कंसर्न, तो लीज लाइबिलिटी को इन्होंने रिड्यूस कर दिया, ROU एसेट्स को रिड्यूस कर दिया और करस्पॉन्डिंग गेन 7503 रुपये का बुक किया है। और ये जो छोटा मोटा डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू है ये, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बेसिस पे ये 10-15 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, बाकी मेन चीज वही है। नाउ लीज लाइबिलिटी और ROU एसेट, देखिए ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है ना। इसी एंट्री पे मेरे को आपको बात बतानी है। और दोस्तों ये वाली चीज आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मटेरियल से यहाँ पे सीखने को मिलेगी, क्योंकि किताब में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है नहीं जहाँ पे लीज टर्म कम हो रहा है ना। और जो था अपना एसेट्स का 5000 और 2500 स्क्वायर फीट वाला, उसमें लीज का स्कोप जो है वो भी कम हो रहा था, बट उसमें लीज टर्म सेम था, लेकिन एसेट्स का स्कोप जो है, एसेट्स की जो फिजिकल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी है वो आपको कम मिल रही थी। तो उसमें तो 50-50% बोथ साइड हो गया, उसमें तो कोई बात नहीं थी, है ना। बट यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू जो है पहले आपको निकालनी पड़ेगी रिवाइज लीज टर्म की ऑन ओरिजिनल डिस्काउंट रेट,
फिर गेन लॉस बुक करिए, और उसके बाद में उसके ऊपर जितना डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट की वजह से जो आ रहा है लीज लायबिलिटी में रिडक्शन, उसे आरओयू एसेट्स में आपको एडजस्ट करना है। देखिए, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आरओयू एसेट्स बीइंग इफेक्ट ऑफ रिवाइज्ड इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एडजस्टेड इन आरओयू एसेट्स, इसको मार्क करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंट चीज जो है अपने को यहाँ पर सीखने को मिली। बाकी सारी की सारी चीजें दोस्तों कैलकुलेशन है, तो काफी बड़ा क्वेश्चन भी हो गया और ये काफी टेक्निकल भी हो गया, बट उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। एट द एंड आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया अपना रिडक्शन इन लीज टर्म का क्वेश्चन, राइट। चलिए तो दोस्तों अब आते हैं हम हमारे स्टडी मटेरियल पे वापस। तो लीज टर्म के डिक्रीज पर हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अब जो इस स्टडी मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34, 5, 6 और 7, राइट। हाँ जी, तो ये 37th वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि एक बार आप जरूर इसको देखिएगा, तो डेफिनेटली आपने जब इसको रिविजिट किया होगा तो कुछ इश्यूज आपको आए होंगे, और बिना ये एजुकेशनल मटेरियल वाला क्वेश्चन हम किए हुए इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एजुकेशनल मटेरियल से हमने एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है कि भाई गेन लॉस कितना बुक होता है अगर हम लीज को रिवाइज करते हैं, लीज को मॉडिफाई करते हैं, तो गेन लॉस बुक होता है आपके रिवाइज्ड लीज टर्म को ओरिजिनल डिस्काउंट रेट पर लेकर आने पर जो वैल्यू आती है उतना ही, ठीक है। तो अब जितना काम हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया एजुकेशनल मटेरियल के अंदर, वो सारा का सारा काम हमको यहाँ पे हेल्प करेगा, बेनिफिट देगा, और ये क्वेश्चन अपना फटाफट से भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इनफैक्ट 37 उससे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों शामिल हैं, बट हम उससे कम समय में इसको कर लेंगे। देखिए, lessee enters into a 10-year lease for 2000 square meters of office space and the annual lease payments are 1 lakh payable at the end of each year. The interest rate implicit in the lease cannot be readily determined and the lessee का incremental borrowing rate 6% है। मतलब सेम ही क्वेश्चन चल रहा है, वही 10 साल का क्वेश्चन, 2000 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस और 1 लाख के लीज रेंट। बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 में हमने कुछ चेंज किए। क्या चेंज किए? एक तो 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस जो है वो हमने हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया है। एडिशनल स्क्वायर मीटर हमने यहाँ पे देखे हैं सेम बिल्डिंग के अंदर, जो कि ईयर 6 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और रिड्यूस द लीज टर्म फ्रॉम 10 ईयर्स टू 8 ईयर्स। तो यहाँ पे एसेट्स का जो फिजिकल स्कोप है, मतलब जो स्क्वायर फीट एरिया है, वो तो हमने बढ़ा दिया, वो तो इंक्रीज कर दिया, बट लीज टर्म जो है वो हमने डिक्रीज कर दिया। यहाँ पे लीज टर्म हमारा क्या हो गया दोस्तों? कम हो गया है। तो यहाँ पर स्कोप डिक्रीज का भी क्वेश्चन हो गया, तो स्कोप इंक्रीज का भी क्वेश्चन साथ साथ में अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों को सेपरेटली डील करके चलेंगे। इंक्रीज पोर्शन को अलग से डील किया जाएगा और डिक्रीज पोर्शन को अलग से डील किया जाएगा, ठीक है। 10 साल से हमारी लीज टर्म जो है 8 साल हो गई, वही है, रिडक्शन उतना ही हुआ है जितना अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। एनुअल फिक्स पेमेंट हमारे 3500 स्क्वायर मीटर के जो हैं वो हैं आपके 1,50,000 पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फ्रॉम ईयर 6 to 8, और लेसी का आईबीआर जो है वो 6 से 7% इंक्रीज हो गई है, आपकी डिस्काउंट रेट 7% हो गई है, ठीक है। नाउ द कंसिडरेशन फॉर द इंक्रीज इन स्कोप ऑफ 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस इज नॉट कमेंसुरेट। अब देखिए दोस्तों, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी स्कोप इंक्रीज हो रहा है तो आपको ये चेक करना है कि जो आपने स्कोप इंक्रीज किया है वो अपने आप में एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है कहीं। अगर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करेंगे ही क्यों, हम उसकी सेपरेट अकाउंटिंग ही कर देंगे ना। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हमारा अलग से डील हो जाएगा और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हमारा अलग से डील हो जाएगा। बट द मेन थिंग इज दैट अगर वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसके लीज रेंटल जो है वो कमेंसुरेट होने चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग हो, किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? फेयर लीज रेंटल के हिसाब से, दैट मीन्स स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से वो आपके होने चाहिए। तो जो भी आपके न्यू लीज पेमेंट है, न्यू लीज पेमेंट दैट शुड बी कमेंसुरेट विद स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो सेपरेट लीज नहीं है। तो ये कहता है इज नॉट कमेंसुरेट, इन्होंने खुद ने लिख दिया कि वो स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्सिक्वेंटली, मतलब इन्होंने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया है कि कॉन्सिक्वेंटली लेसी डज नॉट अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन स्कोप दैट एड्स द राइट टू यूज एन एडिशनल 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस एज अ सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही काट छाट करनी है, एडिट करना है, रादर देन आप उसकी सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि
जो न्यू लीज पेमेंट है वो आपके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जितने बराबर नहीं है। तो अब कह रहा है कि फिर तो बाद में मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया प्योर प्योर, और इसकी अकाउंटिंग बताइए। तो आइए दोस्तों इसको अपन अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 37 स्टडी मटेरियल, और बेसिकली जो जो काम अपने को करना है ना वो इस बार समरी बनाते चलते हैं, और साथ साथ में ही हम कैलकुलेट करते चलेंगे जहां जहां पे भी अपने को जिस जिस चीज की जरूरत होगी। ठीक है, तो एक तो अपना चेंज होता है, एक काम करते हैं इसको बड़ा कर लेते हैं पहले से ही ताकि फिर दिक्कत नहीं आए। तो एक तो लीज लाइबिलिटी और एक अपना आरओयू एसेट्स, दो चीजें। और जर्नल एंट्री भी ना एक साथ में ही आपको मैं पास करके बता दूंगा ताकि जर्नल एंट्री का इम्पैक्ट भी आप समझते रहें साथ साथ में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये मेरी लीज लाइबिलिटी हो जाएगी, ये मेरा राइट ऑफ यूज एसेट्स हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर्स में जो जो भी फैक्टर्स हैं जो जो इंपैक्ट कर रहे हैं हमारे नंबर्स को वो यहां पे आते रहेंगे। सबसे पहले तो स्टार्टिंग, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, किसी कॉन्ट्रैक्ट में होता है इनिशियल रिकॉग्निशन, है ना, इनिशियल रिकॉग्निशन। तो इनिशियल रिकॉग्निशन सिंस नंबर सेम है तो हम दोबारा कैलकुलेशन क्यों करते हैं, वो एजुकेशनल मटेरियल वाले ही नंबर्स कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इनिशियल रिकॉग्निशन जो है अपना अच्छा इसमें रेट जो है वो अलग होगी, चलिए ठीक है फिर तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। इनिशियल रिकॉग्निशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, 10 साल का है। तो यहाँ पे अपना जो भी लीज पेमेंट जाएगा वो होगा 1 लाख रुपीज ईयरली लीज रेंटल, और इसके ऊपर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू लगा देंगे एन्युटी फैक्टर लेकर, जो कि 6% जो हमारी प्रीवियस रेट है, मतलब मॉडिफाई लीज कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई होने के पहले की रेट हमारी 6% है। तो 1 से लेकर 10 सालों तक का सम टोटल इस एन्युटी फैक्टर का आप ले लीजिए, जो कि हो जाएगा 1 / 1.06, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका ग्रांड टोटल करते हैं 7.36008, 7.36008। तो 1 लाख को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही होगा हमारा लीज का इनिशियल रिकॉग्निशन, विच इज 7,36,008 रुपीज। और लीज लाइबिलिटी भी इतने से ही आएगी, तो आरओयू एसेट्स भी इतने से ही बनेगा, और हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, आरओयू ऑफिस स्पेस डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। आरओयू ऑफिस स्पेस डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 7,36,008 रुपीज, 7,36,008 रुपीज। ठीक है ना, तो ये जनरल एंट्री हो गई, इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया। अब ऐसी बात है कि इनिशियल रिकॉग्निशन होने के बाद में ईयर 1 से लेकर ईयर 6 तक हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं करने को। तो देखिए अकाउंटिंग में क्या होगा, लीज लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, फिर लीज पेमेंट होगा 1 लाख रुपए का। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलेगी, इंटरेस्ट लगाना लीज पेमेंट होना, इंटरेस्ट लगाना लीज पेमेंट होना। और आरओयू एसेट्स क्या होगा दोस्तों, आरओयू एसेट्स आपका डेप्रिशिएट होता चला जाएगा, है ना। तो अब ये काम हम क्यों करें, जब हम डायरेक्ट ईयर 6 के बैलेंसेस निकाल सकते हैं, तो एक्स्ट्रा काम करने के नंबर तो है नहीं कोई। तो देखिए ईयर 6 के अंदर, और वो भी कब, ईयर 6 के बिगिनिंग में, हमें दो चीज चाहिए।
एक तो लीज लाइबिलिटी का बैलेंस, अमोर्टाइज्ड बैलेंस कितना निकल रहा है, और डेप्रिशिएटेड बैलेंस ऑफ आरओयू एसेट्स चाहिए, जो कि हम शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। एग्जाम में अगर लीज रेंटल फिक्स है तो जरूर मैं तो यही कहूंगा कि दोस्तों आप यही तरीका यूज करें, टाइम बहुत बचेगा, अननेसेसरी दुनिया भर की टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। तो बिगिनिंग जो है ईयर 6 के बिगिनिंग में हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। क्या निकाल रहे हैं? बिगिनिंग में हम लोग लीज लाइबिलिटी निकाल रहे हैं। ईयर 6 के बिगिनिंग में सबसे पहले लीज लाइबिलिटी निकाल रहे हैं कि कितनी होती है। तो लीज लाइबिलिटी, तो 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 6% की रेट से, और 1 से लेके 5 साल तक का लगाएंगे क्योंकि ईयर 6 के बिगिनिंग की बात हो रही है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.06, 1 2 3 4 5, ग्रांड टोटल हो गया 4.21236, 4.21236। तो 1 लाख से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वही बैलेंस आएगा जो टेबल बना के आपका आएगा। तो ये कितना आ गया? 421,236, 421,236। ये मेरा वो बैलेंस हो गया जो लीज लाइबिलिटी की अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से जो टेबल बनाएंगे अपन, जो बैलेंस 5th ईयर के एंड में या 6th ईयर के बिगिनिंग में आपको देखने को मिलेगा। और रही बात आरओयू एसेट्स की, तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट हो रहा है, 5 बार डेप्रिशिएशन लगा दीजिए, 736,008, ये आधा डेप्रिशिएट हो गया है, तो इसका बैलेंस आपका होगा 368,004, 368,004। चलिए इसको मैं कह देता हूं डेप्रीशिएटेड बैलेंस ऑफ आरओयू एसेट्स, डेप्रीशिएटेड बैलेंस ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफिस स्पेस। तो यही चाहिए अपने को। तो ये जैसे ही हमारा आ जाता है, तो अब हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन जो होगी वो सिर्फ इन्हीं नंबर्स को बेस बनाकर की जाएगी, क्योंकि 736 से यहां तक की जर्नी हो चुकी है, 736 से यहां तक की जर्नी अपनी हो चुकी है ईयर 6 के बिगिनिंग तक। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक तो आपका 1500 स्क्वायर फीट का एरिया ऐड हो रहा है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, और आपका लीज टर्म जो है वो यहाँ पे कम भी किया जा रहा है, 10 से 8 साल का किया जा रहा है। तो दोनों चीज से आपको डील करना है। तो सबसे पहले हम लीज टर्म को जो हम कम कर रहे हैं, कम करने की अकाउंटिंग करेंगे। तो यहां पे मैं सबसे पहले लिखता हूं स्कोप रिडक्शन, है ना। स्कोप रिडक्शन को अब डील कर रहे हैं अपन सबसे पहले यहां पे, और स्कोप रिडक्शन में हम क्या डील कर रहे हैं? लीज टर्म का रिडक्शन, लीज टर्म जो रिडक्शन हुआ है, लीज टर्म में जो रिडक्शन हुआ है, सॉरी, उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लीज टर्म के रिडक्शन की अगर अपन बात करें तो सीधी बात है, आपको अभी क्या करना है, ठीक है, आपको करना ये है, कैलकुलेट करना है आपको बैलेंस ऑफ लीज लाइबिलिटी, बैलेंस ऑफ लीज लाइबिलिटी कंसीडरिंग रिवाइज्ड लीज टर्म, रिवाइज लीज टर्म एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट, ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। तो आप कैसे निकालेंगे? ईयर 6 पे आपको ये कैलकुलेशन करनी है, तो सीधी बात है ईयर 7 और ईयर 8 में जो भी आप रेंटल पे करने वाले हैं, इन सारे के सारे रेंटल का आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ईयर 6 के बिगिनिंग में। तो छठे साल के एंड के रेंटल भी आपको प्रेजेंट वैल्यू करने हैं। तो वही बात है, ये 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए और ये 1 लाख रुपए। अभी हम सिर्फ स्कोप रिडक्शन को डील करके चल रहे हैं, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? वही सर, एन्युटी फैक्टर ले लेते हैं। तो 1 लाख, सबका अलग अलग फैक्टर निकालने की दरकार नहीं है, मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ओरिजिनल रेट लेंगे 6% वाली, और इसका जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम, वो निकालेंगे 6 to 8 ईयर्स का। दैट मीन्स 3 फैक्टर्स आपको सम करने होंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.06 इक्वल्स टू एंड ग्रांड टोटल विच इज 2.6730, 2.6730, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई, ये आ गया हमारा कितना, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं 2,67,301 रुपीज,
2,67,301 रुपीज, 2,67,301 रुपीज ये हमारा बैलेंस आ रहा है। ये सेम काम हमने पहले भी किया था। लीज लाइबिलिटी का बैलेंस आपको निकालना है रिवाइज्ड लीज टर्म को ध्यान में रखते हुए और ओरिजिनल डिस्काउंट रेट के ऊपर। कौन से डिस्काउंट रेट के ऊपर? ओरिजिनल। तो ओरिजिनल रेट हमारा क्या है? 6% है। ठीक है, तो ये मेरी लीज लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी रिक्वायर्ड, रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी रिक्वायर्ड, कितना रिडक्शन करेंगे? तो यहां पे देख लीजिए, बैलेंस बिफोर मॉडिफिकेशन, बीएम का मतलब हो गया बैलेंस बिफोर मॉडिफिकेशन, है ना। तो बिफोर मॉडिफिकेशन में हमारे लीज लाइबिलिटी का बैलेंस है 421,236 एंड बैलेंस एज पर वर्किंग नोट 1 अबाउ, बैलेंस एज पर वर्किंग नोट नंबर 1 अबाउ। ठीक है, वो बैलेंस कितना आ रहा है? 267,301, 267,301। तो 4,21,236 की लाइबिलिटी को मुझे सिर्फ 267,301 रखना है। तो कितना रिडक्शन करना पड़ेगा? लीज लाइबिलिटी में रिडक्शन कितना करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा 421,236 माइनस 267,301, ये हो जाएगा 1,53,935, 1,53,935। इतनी मुझे लीज लाइबिलिटी को रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो ठीक है, कर दीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी भी लीज लाइबिलिटी आपको रिड्यूस करनी है, आप लीज लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दीजिए। वन 53,935, ये लीजिए, 153,935 से मैंने लीज लाइबिलिटी रिड्यूस कर दी। अच्छा, तो जैसे रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी रिक्वायर्ड है, वैसे ही आपको रिडक्शन इन आरओयू एसेट्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिडक्शन इन आरओयू एसेट्स रिक्वायर्ड, रिडक्शन इन आरओयू ऑफिस स्पेस रिक्वायर्ड, कितना जरूरी है आरओयू ऑफिस स्पेस को रिड्यूस करना? तो देखिए, हमारे आरओयू ऑफिस स्पेस का बैलेंस है 368,004, बैलेंस जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ये आने वाले 5 साल तक चलने वाला था, बट 5 साल नहीं चलेगा, 3 साल ही चलेगा। तो 2 साल हमको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये हो गया लीज टर्म का रिडक्शन और ये हो गया बैलेंस यूजफुल लाइफ। ठीक है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला ऐसा आपको लिखने की कोई दरकार नहीं है दोस्तों, सीधा कैलकुलेट करिएंगे नंबर। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए ये सब बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए कि 5 साल अपनी बैलेंस यूजफुल लाइफ है और 2 साल वही वाली बात है जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन। तो 368,004 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 147,201.6 या 202 कर लेते हैं इसको, 1,47,202 रुपए, 1,47,202 रुपए। चलिए सर, काम हो गया अपना। देखिए, कोई टेबल बनानी नहीं पड़ रही है दोस्तों, सीधे सीधे कैलकुलेट करते जा रहे हैं। जो जो नंबर की कैलकुलेशन चाहिए वर्किंग नोट इस साइड में बना लीजिए, यहीं पे बना लीजिए और नंबर से एक बार ले आइए। अब देखिए दोस्तों, दोनों साइड अपने को पता लग गया कि लायबिलिटी कितने से रिड्यूस करनी है तो एसेट्स कितने से रिड्यूस करनी है। अब दोनों टैली नहीं होगा, जब दोनों टैली नहीं होगा तभी तो गेन या लॉस ऑन मॉडिफिकेशन आएगा। तो आइए इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? हमको लीज लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है, तो एंट्री होगी लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। हम लीज लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे और करस्पॉन्डिंग आरओयू एसेट्स को हमें, दैट इज ऑफिस स्पेस को हमें रिड्यूस करना है। बट सिंस दोनों अमाउंट सेम नहीं है तो गेन लॉस तो आएगा ही आएगा। तो आरओयू एसेट्स तो सर जी हमारा 147,202 से कम हो रहा है, 147,202 से कम हो रहा है।
और लीज लाइबिलिटी 153,935 से कम हो रही है, 153,935। तो करस्पॉन्डिंग हमको अब इसमें गेन ऑन मॉडिफिकेशन बुक करना पड़ेगा। गेन ऑन मॉडिफिकेशन, बेसिकली गेन ऑन मॉडिफिकेशन जो है ये कहाँ जाएगा, आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया जाएगा, है ना। गेन ऑन मॉडिफिकेशन इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, इस नाम से हम इसको रिपोर्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस के अदर इनकम के अंदर, गेन ऑन मॉडिफिकेशन। तो आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में लिखकर P&L भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो गया गेन, 153,935 माइनस 147,202, तो 6733 का गेन हो गया मुझे, 6733। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं गेन ऑन मॉडिफिकेशन रिकॉर्डेड, गेन ऑन मॉडिफिकेशन। इसका कोई कॉलम खोलने की दरकार नहीं है, यहीं पे लिख देता हूं 6733 रिकॉर्डेड। तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, इंस्टीट्यूट क्या करेगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स देगा, तो उसको सारे स्टेप्स अपन विजिबल यहाँ पे करा के बता देंगे कि भाई देखो ये हमारी कैलकुलेशन है, ये हमारे नंबर्स है, इस प्रकार से ये सारी चीजें आई है। तो 153,935 ऐसे नरेशन टाइप लिख दीजिए, 153,935 माइनस 147,202। चलो 6733 का गेन हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो इन तीनों ट्रांजैक्शन की हमने यहाँ पे एक जर्नल एंट्री जो है वो पास करके बता दी, हो गया काम। अब देखिए दोस्तों, आपने ये जो लीज लाइबिलिटी निकाली है, राइट, ये लीज लाइबिलिटी आपने कैसे निकाली है, बैलेंस ऑफ लीज लाइबिलिटी कंसिडरिंग रिवाइज्ड लीज टर्म एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट, है ना। यानी रिवाइज लीज टर्म और डिस्काउंट रेट कौन सा, ओरिजिनल। तो लीज टर्म तो हमारा रिवाइज हो गया और डिस्काउंट रेट हमारी ओरिजिनल हो गई। बट द मेन थिंग इज दैट कि आपकी अब जो लीज लाइबिलिटी होगी उसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड कितने रुपए पर रखना है, तो वो तो चेंज डिस्काउंट रेट से कैलकुलेट होगा। तो अब अपने को क्या करना है दोस्तों, अब अपने को रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है एट रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट विच इज एट द रेट ऑफ 7%। अब हमारी रेट जो है वो 7% हो गई। तो ये देख लीजिए 1,00,000 रुपए के लीज रेंटल, इसका प्रेजेंट वैल्यू लेंगे हम लोग एन्युटी फैक्टर जो कि 7% से निकाला जाएगा, 6 to 8 ईयर्स ड्यूरेशन का निकाला जाएगा, 3 साल का हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.07 इक्वल्स टू ग्रांड टोटल 2.62431, 2.62431। तो इसको आप 1 लाख को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हमारी जो रिवाइज लाइबिलिटी जो आ रही है ये आ रही है 262,431, 262,431 के बजाय इसको 2 करिए क्योंकि 0.6 है आगे, तो इसको 2 कर लीजिए, राउंड ऑफ कर दीजिए, है ना। 2,62,432। सो दिस इज माई रिवाइज लीज लाइबिलिटी एट रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट। ये हमें मॉडिफिकेशन में जो हमारी लाइबिलिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल स्पेस ऑफ 2000 स्क्वायर फीट एट डिस्काउंट रेट ऑफ 7% विच इज द रिवाइज्ड रेट, तो उसके बेसिस पर हमारी लाइबिलिटी आ रही है 262,432, जबकि हमारी ओरिजिनल डिस्काउंट रेट पे जो लाइबिलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 267,301। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे रीमेजर करना पड़ेगा लाइबिलिटी को, रीमेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। तो हमारी जो लीज लाइबिलिटी है ना, अभी कितनी हो चुकी है, मतलब ये सारी एंट्रीज अगर अपन पास कर देते हैं तो अभी आप देखोगे, देखो ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो 421 वाला अमाउंट है इसमें से अगर मैंने ये अमाउंट एडजस्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है अब मेरी लीज लाइबिलिटी 267,301 है, जबकि मुझे उतना नहीं रखना है, उसको मुझे और गिराना पड़ेगा
बिकॉज मेरी रिवाइज डिस्काउंट रेट जो है वो 7% हो गई है दोस्तों, तो मेरी लाइबिलिटी थोड़ी सी और रिड्यूस होगी। तो रीमेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, तो इसके अंदर फिर से रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन इक्वल टू, ठीक है, लीज लाइबिलिटी एट द रेट ऑफ 6% एंड लीज लाइबिलिटी एट द रेट ऑफ 7%। दोनों का जो गैप है उतना मुझे रिडक्शन बुक करना पड़ेगा। तो ये देखिए 7% पे तो आ रही है हमारी ये लाइबिलिटी 262,432 और 267,301। 6% पे ये वैल्यू है 267,301। तो अब इसको और कितना रिड्यूस करना है, तो देखिए इसको और रिड्यूस करना है 267,301 माइनस 262,432, 4869 से इसे और रिड्यूस करना है, 4869 से इसे और रिड्यूस करना है। और मैं इसे 4869 को क्या कहूंगा, रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन डिस्काउंट रेट, तो बिकॉज ऑफ चेंज इन डिस्काउंट रेट, तो जितनी मेरी डिस्काउंट रेट चेंज हुई है ना, उसकी वजह से जो मेरे लीज लाइबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा उसको मैं कभी भी प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर नहीं करूंगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो बात हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखी थी, है ना। तो रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन डिस्काउंट रेट, ये आपकी लीज लाइबिलिटी कम होगी, इसका ऑफसेट इंपैक्ट किस में जाएगा, आरओयू एसेट्स के अंदर। तो 4869, ठीक है, 4869 आरओयू एसेट्स भी कम हो जाएगा, तो 4869 से हमारा क्या कम हो जाएगा, 4869 से हमारा लीज लाइबिलिटी भी कम हो जाएगा, दोनों चीज कम हो जाएगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिडक्शन इन आरओयू एसेट्स, ऑफिस स्पेस, वही बिकॉज ऑफ चेंज इन डिस्काउंट रेट। इसको अपन पीएनएल में नहीं डालते, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी इफेक्टिवली, सर इसकी एंट्री हो जाएगी लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आरओयू ऑफिस स्पेस 4869, है ना, 4869 आरओयू ऑफिस स्पेस। आरओयू ऑफिस स्पेस को कम करना है। चलिए, तो ये हो गया अपना स्कोप रिडक्शन, ऑल टुगेदर कंप्लीट हो गया स्कोप रिडक्शन। स्कोप रिडक्शन की वजह से जितने भी एडजस्टमेंट होने थे वो सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने पास कर दिए हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले वापस रिवाइज करा देता हूं, इनिशियल रिकॉग्निशन हुआ, फिर अपन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का बैलेंस निकाल लिए लीज लाइबिलिटी का, और डेप्रिशिएटेड बैलेंस निकाल लिए आरओयू एसेट्स का। उसके बाद में स्कोप रिडक्शन को हम डील कर रहे हैं ऑफिशियली इसके अंदर। तो लीज लाइबिलिटी का आपको बैलेंस निकालना है कंसीडरिंग योर ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। तो ओरिजिनल डिस्काउंट रेट पे बैलेंस आ रहा है 267। तो इतना आपको अपनी लाइबिलिटी को 421 से 267 पे रिस्टोर करना है, ताकि पता लगा सकें कि गेन लॉस कितना हो रहा है मॉडिफिकेशन पे। तो आपको लाइबिलिटी कम करनी है 153 से, और आरओयू एसेट सीधी बात है लाइफ के बेसिस पे जज होगा, क्योंकि 5 साल की लाइफ है, बैलेंस यूजफुल लाइफ। बचा हुआ जो हमारा रिमेनिंग लाइफ है वो है आपका टोटल 3 ईयर्स। तो अब 2 साल आपको रिड्यूस करना पड़ेगा आरओयू एसेट्स, तो आरओयू एसेट्स इतने से रिड्यूस हो जाएगा। दोनों आपस में लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे, आरओयू ऑफिस को क्रेडिट करेंगे, तो गेन ऑन मॉडिफिकेशन जनरेट हो जाएगा 6733 का। फिर बाद में देखिए सीधी बात है, गेन ऑन मॉडिफिकेशन हमने रिकॉर्ड कर दिया। गेन ऑन मॉडिफिकेशन रिकॉर्ड करने के बाद में हमको अपनी लाइबिलिटी को अब 7% पे लेके आना है, क्योंकि हमको अपनी लाइबिलिटी को 6% पे नहीं रखना, बिकॉज मॉडिफिकेशन ये कहता है कि लीज टर्म अगर रिवाइज हुआ है तो आप डिस्काउंट रेट बदलिए। तो डिस्काउंट रेट बदलने की वजह से लाइबिलिटी कितनी चेंज हो रही है, ओनली बिकॉज ऑफ डिस्काउंट रेट इज चेंजिंग, सो माई लाइबिलिटी इज गोइंग डाउन टू द वैल्यू ऑफ 262,432 from 267,301. So 4869 reduction is also required in the lease liability. So we will further reduce lease liability to the extent of 4,869, and correspondingly the counter impact will be given in ROU assets, not in the profit and loss. दोस्तों इसको हम profit loss में नहीं लेके जाएंगे. That is the main essence of this particular question. तो देखिए 2 क्वेश्चन हो गए ना अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपका स्कोप भी इंक्रीज हो रहा है, तो चलिए अब हेडिंग लगा देते हैं, इंक्रीज इन स्कोप। उसको कैसे डील करेंगे,
इंक्रीज इन स्कोप ऑफ लीज। ये कैसे हुआ सर? ये एक तो 1500 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा ऑफिस स्पेस ले रहे हैं आप लोग, 1500 स्क्वायर फुट का एक्स्ट्रा ऑफिस स्पेस जो है वो आप ले रहे हैं लेसर से, तो आपको इसका रिवाइज्ड किराया पे करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, रिवाइज किराया कितना है? 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा। 1 लाख रुपए तो पे कर ही रहे थे ना पहले भी, एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं? 50,000 पे कर रहे हैं। तो 6th ईयर में पे करेंगे, 7th ईयर में भी 50,000 पे करेंगे और 8th ईयर में भी 50,000 पे करेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया? फिर से हमारे लीज पेमेंट सेम है। तो ये 50,000 रुपए जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो ना। 50,000 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर एट रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट विच इज 7% ना, 7%। तो 6 से लेकर 8 ईयर्स तक का, दैट इज वही 3 ईयर्स के लिए निकालेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1.07, 1 2 3 ग्रांड टोटल, तो 2.6243 आ रहा है ये, मल्टीप्लाई बाई 50,000, ये होगा 131,215। ये मेरा इंक्रीज इन स्कोप ऑफ लीज है। दोस्तों आप बताओ, इंक्रीज इन स्कोप ऑफ लीज से अब आप क्या करेंगे? आप 50,000 ज्यादा पे कर रहे हो तो आपकी लीज लायबिलिटी बढ़ जाएगी। करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट कहां पे डालोगे? चलिए, इसका वैल्यू तो आ रहा है 131,215 आ रहा है, 131,216 कर देता हूं मैं इसको राउंड ऑफ करके। तो 131,216 का हम क्या करेंगे सर? सीधी बात है, स्कोप इंक्रीज हो गया है तो केवल आपको लीज लायबिलिटी ही इंक्रीज थोड़ी देखने को मिल रही है, आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी तो मिल रहा है। दैट मींस आपके आरओयू एसेट्स भी तो इंक्रीज हो जाएंगे ना। अगर स्कोप इंक्रीज हो रहा है तो केवल किराया ही थोड़ी बढ़ाया गया है दोस्तों, आपका आरओयू एसेट्स भी तो बढ़ गया ना 1500 स्क्वायर फीट से। तो 131,216 से हमारी लीज लायबिलिटी बढ़ जाएगी और 131,216 से हमारे आरओयू एसेट्स भी बढ़ जाएंगे। तो एंट्री इसकी क्या होगी? एंट्री हो जाएगी इसकी आरओयू ऑफिस स्पेस, एडिशनल ऑफिस स्पेस मिल गया हमारे को, जिसकी वैल्यू है 131,216 टू लीज लायबिलिटी, टू लीज लायबिलिटी 131,216 ये लीजिए दोस्तों, ट्रीटमेंट हो गया। तो इंक्रीज इन स्कोप ऑफ लीज जो है, इंक्रीज इन स्कोप ऑफ लीज, इसको कैसे डील किया अपन ने? ये जो 50-50 हजार रुपए अपन को 6th 7th और 8th ईयर में पे करने हैं, इसकी आप निकाल लीजिए वही प्रेजेंट वैल्यू आती है 131,216। तो 131,216 से हमारी लायबिलिटी एज वेल एज आरओयू एसेट्स दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। और ये ली अपना क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो गया। यहां पे अपना क्वेश्चन समाप्त हो गया। टोटल लगा दीजिए, टोटल लगा दीजिए कि आपकी लीज लायबिलिटी कितनी आ रही है और आरओयू एसेट्स कितनी आ रही है ना। तो देखिए, लीज लायबिलिटी हमारी स्टार्ट हुई है 421,236, फिर लेस करेंगे 153,935, फिर लेस करेंगे 4,869 और फिर ऐड करेंगे 131,216। तो हमारी लीज लायबिलिटी आज हमारे बुक्स में कितने पे आएगी? बैलेंस शीट में 393,648, बैलेंस शीट में 393,648 से हमारी रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी जो है दोस्तों वो दिखाई जाएगी। ठीक है, और देखिए आरओयू एसेट्स की बात करते हैं तो 368,004 लेस करेंगे 147,202, लेस करेंगे 4,869 एंड ऐड करेंगे 131,216, ये आ रहा है 347,149, 347,149। ठीक है, और चेक कर लेते हैं अपन। देखिए आपका जो मॉडिफाइड आरओयू एसेट्स है उसका बैलेंस आ रहा है 347, हमारा 149 आ रहा है बिकॉज हमारे फैक्टर्स उसके हिसाब से लिए गए हैं, इन्होंने फैक्टर्स
लिए होंगे, तो वो फैक्टर जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसकी वजह से ही वो 100-200 रुपए का डिफरेंस होगा यहाँ पे। तो ये 347,070 है और हमारा 149 आ रहा है, तो 70 रुपए के लगभग का डिफरेंस हो गया ये। तो ये हो गया हमारा आरओयू एसेट्स, मॉडिफाइड आरओयू एसेट्स, ठीक है। तो ये मैच हो गया। अच्छा, हमारी लीज लायबिलिटी कितनी होगी? लीज लायबिलिटी इन्होंने कौन से वर्किंग नोट में बता रखी है, जरा देखिए। लीज लायबिलिटी इन्होंने नहीं बता रखी क्या? 393,600, ये देखिए 393,600 लीज लायबिलिटी इन्होंने बता रखी है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स तभी सही हो सकते हैं जब आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, सारे के सारे स्टेप्स आपके सही हो। और देखिए दोस्तों, इसका एक शॉर्टकट तरीका है लीज लायबिलिटी को वेरीफाई करने का, यानी हमने ये सारे एडजस्टमेंट करने तो हैं ही। वो शॉर्टकट तरीका क्या है? देखो, आपको अब रिवाइज्ड लीज रेंटल कितने देने हैं? 1,50,000 रिवाइज लीज रेंटल आपको देने हैं। कब तक देने हैं? ईयर 6 में, ईयर 7 में और ईयर 8 में। तो वही बात है, 1,50,000 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर निकाल लीजिए 7% की रेट से 3 साल का, है ना। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.07, 123 GT और मल्टीप्लाई बाई 1,50,000, ये आ रहा है 393,647, 393,647। ये मेरी रिवाइज्ड या मॉडिफाइड कह दीजिए लीज लायबिलिटी, डायरेक्ट निकल गया ये वाला। तो ये डायरेक्ट इसलिए निकल गया क्योंकि दोस्तों अपने को पता है जो अपने को देना है अल्टीमेटली यही आ रहा है अपने बुक्स के अंदर, बट हम इसका प्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं ना, वो प्रेजेंटेशन इसलिए कर रहे हैं इतना सारा, ताकि एक एक एलिमेंट के अकाउंटिंग को एक्सप्लेन कर सके। एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ऐसे डायरेक्ट नंबर नहीं मिल जाएंगे। तो देखिए हमारा भी यही आ रहा है 393,648 और 393,647। तो ये हमारी लीज लायबिलिटी इस प्रकार से कैलकुलेट जो है दोस्तों करी जाएगी। और यहाँ पे देखिए अपन ने एक एक एलिमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया और उसकी जर्नल एंट्रीज भी एक्सप्लेन कर दी कि जर्नल एंट्रीज सबकी क्या होगी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इन्होंने बस ये है कि इन्होंने टेबल बना बना के क्वेश्चन किया है। ये जो अपनी टेबल बनती है, ये टेबल बना बना के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया गया है। सबसे पहले 6th ईयर का इन्होंने बैलेंस निकाला। तो मैं बताता हूं दोस्तों, आपको जो नंबर मिलेंगे वो 6th ईयर के बैलेंस निकालने के मिलेंगे। हाउ यू हैव कैलकुलेटेड दिस 421,090, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपकी आरओयू एसेट्स का बैलेंस 367,950 ये चेक होगा रादर देन ये ऊपर वाले। तो अब ऐसा है ना, बट ये टेबल अपने को बनानी भी पड़ जाएगी जब कैश फ्लो फिक्स नहीं होंगे। जैसे फर्स्ट ईयर का लीज रेंट 1 लाख है, फिर 150 है, फिर 1,20,000 है ना। ऐसे अगर लीज रेंट ऊपर नीचे हुए तब तो फिर इतनी मेहनत अपने को करनी पड़ेगी और फिर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो उस समय वी होप कि अगर उस समय ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसके मार्क्स भी अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट हमसे जो वेट असाइन करे मार्क्स का वो वैसे ही किया जाए। बट जहां पे लीज रेंटल फिक्स होते हैं वैसे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको ये मॉडिफिकेशन वाला एरिया जो है वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सारे हो गए। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो इंड AS 116 है, अब ये यहाँ पे पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरा 116 का इंड AS जो है दोस्तों अब कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास से हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट होगा वो लेसर पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने को काम करने हैं। अच्छा, ये जो अपना बॉक्स जो है ये डिस्कस थोड़ा सा ये रह गया था ना, रिवाइज डिस्काउंट रेट के बारे में तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया था। तो देखिए दोस्तों, ये फैक्टर्स जब जब होंगे हमारे क्वेश्चन में तो हमको हमारी डिस्काउंट रेट जो है वो बदलने की जरूरत नहीं होगी। हाउएवर ओरिजिनल डिस्काउंट रेट कंटिन्यू रहेगी हमारे क्वेश्चन के अंदर यदि lessee uses the original discount rate when lease payments are updated for a change in expected amount of residual value guarantee। यदि कोई रेजिडुअल वैल्यू गारंटी में चेंज होता है तो आपको अपनी डिस्काउंट रेट चेंज करने की कोई दरकार नहीं है। आपकी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी आप अपडेट करते रहें ईयर ऑन ईयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कोई पेमेंट्स है डिपेंडेंट ऑन एन इंडेक्स और रेट अनलेस द रेट इज अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, यदि वो रेट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मतलब है तब तो देखो आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट नहीं है तो आपको ओरिजिनल डिस्काउंट रेट पे कैलकुलेशन करनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वेरिएबिलिटी ऑफ पेमेंट्स इज रिजॉल्व सो दैट दे बिकम इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट, यानी अगर फ्यूचर में कोई ऐसे लीज रेंटल आपके इन सब्सटेंस फिक्स्ड लीज पेमेंट बन जाते हैं तो वो फिक्स्ड लीज पेमेंट के लिए आपको अपनी डिस्काउंट रेट जो है दोस्तों बदलने की दरकार नहीं होगी। तो दीज आर द सिनारियोज जहां पे आपको अपनी डिस्काउंट रेट चेंज नहीं करनी है, सेम ओरिजिनल डिस्काउंट रेट रखनी है, लेकिन ऐसे सिनारियो में आपको
अपनी डिस्काउंट रेट को दोस्तों क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो ये वाला अपना डिस्कशन अब पूरा हो गया, राइट। हाँ जी, अब सारी की सारी चीजें हो चुकी है, 1 से लेकर जेड तक जितनी भी बातें थी इसके अंदर मॉडिफिकेशन वाले में, लीज टर्म का जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था वो भी अपने एजुकेशनल मटेरियल से कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे समाप्त होता है अपना लेसी का डिस्कशन, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे बात करेंगे लेसर के बारे में। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।